हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर क्लास 11th का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि ये कई सारी बुक्स में मोल कंसेप्ट के नाम से, बट मोल कंसेप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको इससे कंपेयर करना मुश्किल होगा। मोल कंसेप्ट एक्चुअली में दो चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लास 11th की बुक में अगर तुम देखोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो दो चैप्टर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला वो बिलोंग करता है सम बेसिक कंसेप्ट में, कुछ टॉपिक्स सम बेसिक कंसेप्ट में है और कुछ टॉपिक उसके रेडॉक्स रिएक्शन। तो यानी एक्चुअली मोल कंसेप्ट को हम दो डिफरेंट टॉपिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दो चैप्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एक है तुम्हारा क्या, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। लेकिन कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको तुमको कुछ जर्नी के बारे में शेयर करना है कि कैसे तुम इस चैप्टर पे मास्टरी पाओगे। तो सबसे पहले जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जाएं, हर लेक्चर को बहुत डिटेल में आराम से पढ़ते जाओ, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक्स को करेंगे। देन उसके बाद हर एक क्लास के बाद हम लोग के ऐप में एक टैब है डेली चैलेंजेस। ये बेटा सर्विसेज तुमको दी गई हैं ताकि तुम बहुत क्लियरली समझ सको। तो पहले हम लोग हर टॉपिक को थॉरली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका डेली चैलेंज करेंगे। डेली चैलेंज में 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड होते हैं तुम्हारे टॉपिक से। देन डेली चैलेंज करने के बाद पूरा चैप्टर इसी तरह फिनिश करना है। और चैप्टर पूरा होने के बाद ये जो पीवाईक्यूज हैं ये तुमको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर पूरा होने के बाद हम लोग को पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। पीवाईक्यूज का भी सेक्शन अलग से बनाया गया है ऐप में, तो आप जाओ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सारे पीवाईक्यूज उसके लगा जाओ। देन उसके बाद हमारे पास दो सर्विसेज हैं, एक है कस्टम टेस्ट और दूसरा है कस्टम प्रैक्टिस। तो चैप्टर पूरा होने के बाद तुम अपने हिसाब से टेस्ट को डिजाइन कर सकते हो, अपने हिसाब से टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो तुम उस चैप्टर में गिन लो कि 20 क्वेश्चन चाहिए सर, 10 क्वेश्चन चाहिए, हमने चूज किया अपने से, ठीक है, ताकि लगातार तुम उस चैप्टर के टच में रहो। क्योंकि अगर तुम्हारा टच खो गया तो फिर रिजल्ट ये होगा तुम उस चैप्टर को भूल जाओगे। तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते समय हर 3 दिन पे पुराने चैप्टर का कस्टम प्रैक्टिस या कस्टम टेस्ट क्रिएट करके खुद को उसमें लाना है, टच में रहना है चैप्टर के, ताकि हम पुरानी चीजें भूल ना जाए। चलिए, ये समझ में आया। अब ये चैप्टर डिमांड क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट में बेटा थ्योरी बहुत कम होती है। थ्योरी समझ लो बहुत छोटा है, पढ़ाने बड़ा आसान है, कोई चाहे तो 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। जितना सवाल तुम प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से चीजों को हम कर पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए। और वो है क्या बेटा, आपको नॉलेज होना चाहिए एटम मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स का। जब तक एटम मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स का नॉलेज नहीं होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे और कभी भी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। दूसरा बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग दें तो उसको तुमको बैलेंस करने आना चाहिए। अगर तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे तो कभी भी मोल कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। और तीसरा, तुमको हमेशा केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला एकदम क्लियर हो कि इस चीज का केमिकल नेम क्या होता है, इस चीज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज तुमको हमेशा पता होनी चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको क्लियर हो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। नहीं आता तो प्लीज इसको आराम से आज के क्लास के बाद जाके रिवाइज कर लेना, तो ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यानी मोल कंसेप्ट का कोई भी चीज लगाने से पहले ये चीजें तो तुमको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक। मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा मोल है क्या। मोल पर समझने से पहले हमको समझना होगा मैटर क्या है। तो क्लास 9th और 10th में मैटर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताई जाती है कि क्या होता है मैटर। तो मैटर को अगर डिफाइन करोगे तो मैटर क्या होगा बेटा, कोई भी चीज जो स्पेस में वॉल्यूम ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो,
तो मास और वॉल्यूम किसी चीज के पास होगा तो उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। अच्छा, मैटर बहुत सारी चीजें तरीके के होते हैं, समझो ध्यान से। अगर हम मैटर देखने जाएंगे तो मैटर बहुत सारी चीजों में होगा, समझो ध्यान से, ये देख लेते हैं। ठीक है, मैटर एक्चुअली सब्सटेंस, और दो तरह से मैटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब्सटेंस और क्या बेटा, मिक्सचर। अब सब्सटेंस और मिक्सचर में फर्क क्या है? मैटर कोई भी चीज जिसके पास मास और वॉल्यूम है तो वो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सब्सटेंस और मैटर। ठीक है, तो मिक्सचर और सब्सटेंस में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब पहला है हमारे पास क्या, हमारे पास आया है ये देखो, ये है बच्चा, हाँ ये है सब्सटेंस। अब क्या होता है सब्सटेंस? कोई भी प्योर सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन में होगा या उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमेशा सेम होंगे। देख रहे हो, दिखा सबको? ठीक, तो यानी अगर किसी मैटर के अंदर हर एक पार्टिकल एक तरह का है, ऐसा, ठीक, डेफिनिट कंपोजिशन में, और उसके कंपोनेंट को अलग अलग नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड मतलब किसी को उबाल दिए, बॉयल कर दिए, ठंडा कर दिए, इन सब मेथड से अगर तुम कभी भी चीजों को अलग नहीं कर सकते तो हमेशा ध्यान रखना उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब जैसे बेटा लेट इमेजिन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उबालने पे कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं हो जाएंगे। ठीक है, या पता चला इसको कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर है, अब वाटर को तुम एक क्या करो, एक छन्नी ले लो घर से और पानी उससे पास करा रहे, और पानी पास कराने के बाद बोलो नीचे से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो हमेशा ध्यान रखना सब्सटेंस एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, और उनके पार्टिकल्स को जिस भी चीज से बना हो, एटम से भी बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय मींस ऑफ फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आ गई कि ये प्योर सब्सटेंस होगा। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा, उनकी प्रॉपर्टी वैरी नहीं करती। अब ऐसा नहीं है कि बेटा यहां पे है हम लोग, तो हमने वाटर लिया, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम अपने घर में गए, अपने घर में तुम चीजों को बॉयल करना शुरू किए, अपने घर में भी चीजों को जब बॉयल करोगे तो भी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा। तुम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यानी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कभी लोकेशन, पोजीशन, टाइम के साथ नहीं बदलती, वो वैरी नहीं करती, वो हमेशा फिक्स रहती। तो हमको ये समझ में आया कि प्रॉपर्टी कभी वैरी नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा बेटा देखो, यही चीज इंपॉर्टेंट हम बताए थे कि कंपोनेंट्स कैनॉट बी, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस कैनॉट बी, सब्सटेंस cannot be separated by physical methods like filtration, crystallization, sublimation, extraction। इन सब माध्यम से कभी भी हम उनके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ग्लूकोज, यूरिया, कुछ भी ले लो। ठीक है, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट तुम लेते हो तो बेटा वो सब्सटेंस ही होता है। तो सब्सटेंस के अंदर दो क्लासिफिकेशंस होंगे। कौन कौन सा? सब्सटेंस के अंदर दो क्लासिफिकेशन होंगे, एक एलिमेंट होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क क्या है? एलिमेंट सिंगल एटम से बना होता है, सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, या एटम ऑफ या पार्टिकल ऑफ वन काइंड। पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड, एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा एलिमेंट। जैसे बेटा N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, आयरन हो गया, नियॉन है, सोडियम है। तो इन सब में अगर सोडियम है तो हर एक पार्टिकल सोडियम है। N2 है तो हर एक पार्टिकल N2 है बेटा, उसमें और कोई चीज नहीं होगी N2 के अलावा।
तो ध्यान रखना, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे फिक्स रेशियो में टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे बेटा, कंपाउंड। और अगर सिंगल टाइप का पार्टिकल है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब बच्चा देखो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के बारे में समझते हैं। मिक्सचर जो होता है वो दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं हम। ठीक है, तो मिक्सचर इज मेड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, बट फर्क क्या बेटा, प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता। ठीक है, एक तो एक निश्चित प्रपोर्शन में नहीं मिलाएंगे, निश्चित रेशियो में नहीं मिलाएंगे, तुम्हारा मन जितना मन उतना डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इनको सेपरेट किया जा सकता है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। यही एक फर्क है कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड में भी एक से ज्यादा चीजें मिली होती हैं, लेकिन उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल मींस, इसीलिए वो सब्सटेंस है, इसीलिए वो कंपाउंड है। लेकिन अगर इसको सेपरेट किया जाएगा तो वो मिक्सचर होगा। और कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का तरीका क्या होना चाहिए, फिजिकल मींस, मतलब फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, बॉइलिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, इन सब मेथड का यूज करके ही तुम इनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। देन बाकी चीजें सब लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह का होता है। क्या होगा बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सिंपल लॉजिक है, जब मिलाने के बाद, दो चीजों को मिलाने के बाद, जैसे ही तुमने दो चीजें मिला दी तुम भूल जाओ। ठीक है, मिक्स करने के बाद एकदम सीधा सा लॉजिक है कि कहीं तुमको फर्क नहीं समझ में आएगा कि कंपोनेंट 1 कहां है और कंपोनेंट 2 कहां है। तो दोनों कंपोनेंट किस जगह पे हैं तुमको ये पता नहीं चलेगा। जैसे तुम चीनी को पानी में मिला दो, तो जब तुम चीनी को पानी में मिला दिए तो तुमको कहीं नहीं पता चलने वाला कि चीनी कहां है और पानी कहां है। भाई वो एकदम मिक्स हो जाते हैं, ऐसा दिखता थोड़ी ना कि वो देखो वो चीनी है। लेकिन वही तुम सैंड और वाटर को मिलाओ, तुमको साफ पता चलेगा सैंड कहां है और वाटर कहां है। मेरी बात समझ पा रहे? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कंपोजिशन एक तरीके का है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। अगर तुमको पता चल जा रहा है कि दोनों कंपोनेंट मिक्सचर के कौन से कहां पे हैं, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। अब अपने दिमाग से सोचो, सर एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होगा? एलॉय में बेटा जब मेटल्स को मिलाते हैं तो कहीं नहीं पता चलता कि कौन सा मेटल कहां पे है। लेट इमेजिन ब्रास है, तो ब्रास लोगे तो कहीं दिखेगा थोड़ी ना कि यहां कॉपर है, यहां मैग्नीशियम है, सही है, यहां मैग्नीज है, तो ये चीज पता नहीं चलने वाली। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो कभी भी कंपोनेंट्स तुमको नहीं मिलेंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस होगा तो कंपोनेंट्स तुमको साफ दिखेंगे कि ये हेट्रोजीनियस। अब ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सा बेटा, ब्लड और मिल्क। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ब्लड और मिल्क ये दोनों ही हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब तुम कहोगे सर मिल्क में तो सब जैसे लगता है सब कुछ मिला हुआ है। नहीं बच्चा, थोड़ा मिल्क को ध्यान से देखना। मिल्क की सरफेस पे तुमको देखना छोटा छोटा ऑयल ड्रॉप की तरह दिखेगा, फैट टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो मिल्क होता है, मिल्क की जो सरफेस होती है उसमें तुमको हल्का हल्का फैट दिखता है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना कि ब्लड जो होता है और मिल्क जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब तुम्हारे सामने एक सवाल आएगा कि क्या पूरा एक हायरार्की है। तो तुम्हारे सामने हम ये चीज बना दिए। देखो, सबसे पहले मैटर, कोई भी चीज जो स्पेस और मास होगा, ठीक है, सॉरी, कोई भी चीज जिसके पास स्पेस और मास होगा उसको मैटर बोलेंगे। ठीक है, देन बेटा मैटर को हम लोग क्या करते हैं, तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं फिजिकल बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो मैटर तीन तरह का हो सकता है फिजिकल कंपोजिशन में, या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। केमिकली उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। मिक्सचर क्या होता है,
और सब्सटेंस क्या होता है। तो बेटा मिक्सचर में कंपोजिशन क्या होगा, वेरिएबल, दिख रहा, और सब्सटेंस में कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स्ड। सही है। अब जो मिक्सचर होता है वो दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज कहां पे है। और अगर हमको कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं मिला तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और सब्सटेंस को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो मेरे ख्याल से ये हायरार्की सबको समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज पहले भी पढ़े होगे तो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम हल्का सा बस रिवाइज करा दिए। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बार बार तुमसे पूछता है। तो पूछा क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस और द मिक्सचर। ठीक है, बताओ कि कौन सब्सटेंस है और कौन मिक्सचर है। बेटा ग्रेफाइट, पहले ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट कार्बन होता है, ग्रेफाइट के हर पार्टिकल कार्बन होते हैं, तो सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, सब पार्टिकल्स बेटा एक जैसे हैं, तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा, एलिमेंट। और एलिमेंट किस में आता है, सब्सटेंस। मिल्क अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा, मिल्क क्या होता है, मिक्सचर। और कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। एयर, बेटा एयर के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब बहुत सारी चीजें, तो ये भी क्या होगा बेटा, एक मिक्सचर होगा। और क्यों मिक्सचर होगा, कंपाउंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि एयर को सेपरेट किया जा सकता है। एयर में N2O2 NO2 बहुत सारी चीजें हैं और उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। देन डायमंड, डायमंड में हर एक पार्टिकल कार्बन का है, इसका मतलब ये सब्सटेंस होगा। कॉपर, बेटा हर एक पार्टिकल कॉपर का है, ये भी सब्सटेंस होगा। ब्लड, थोड़ी देर पहले बताए हैं, ब्लड क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। और कौन सा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुगर सोल्यूशन, मतलब पानी और चीनी को मिला दो, बेटा पानी और चीनी को मिलाने पे उनको अलग भी किया जा सकता है। पानी और चीनी का कंपोजिशन भी अलग हो सकता है, किसी आदमी को 1 चम्मच चीनी मिलाना है, किसी आदमी को 2 चम्मच मिलाना है, तो वेरिएबल कंपोजिशन है, तो बेटा ये मिक्सचर होगा। सैंड प्लस आयरन फिलिंग, बेटा बालू में लोहा मिलाना है, ये भी मिक्सचर होगा। तुम चाहे जितना भी बालू ले लो, चाहे जितना लोहा ले लो, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। तो हमको बस यही चीज ध्यान रखनी है कि जहां जहां फिक्स कंपोजिशन होगा वो सब्सटेंस होगा, जहां वेरिएबल कंपोजिशन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, मिक्सचर। ये चीज थोड़ी सी पुराने क्लास से रिलेटेड थी, वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आगे वाली चीजों पे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमको मेजरमेंट कैसे करना है। ये हम लोग पढ़ लिए मैटर क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया मैटर और सारी चीजें क्या होती हैं। अब हमको पढ़ना है बेटा कि किसी चीज का मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब ये तुम्हारा टॉपिक है जहां से तुमको चीजें सोचनी। तुम सोचो ध्यान से, मान लो तुम मार्केट गए, तुमको किसी चीज को नापना है, तो मेजर करना है। तो मेजर करने का दिमाग में क्या आएगा कि हम किसी चीज को मेजर करने के लिए पहले रेफरेंस सेट करते हैं। जब तक हम रेफरेंस नहीं सेट करेंगे तब तक हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते। तो पहला मेरे कंसेप्ट में दिमाग में आना चाहिए कि हमको मेजरमेंट करना। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, यूनिट। अब तुम गए कहीं पे दुकान पे, मान लो तुम केक खरीदने गए, केक वाले से बोले कि हमको 1 किलो केक चाहिए, तो वो छोटा सा केक निकाला और बोला लो यही 1 किलो है। तो तुम कहोगे अरे पिछली बार लेके गए थे तो इतना बड़ा केक था, अभी इतना छोटा केक है। तो कहोगे नहीं मेरे यहाँ 1 किलो यही होता है। अरे वो नहीं, देखो डायलॉग है, यूट्यूब कोई यूट्यूबर है उसका, कि मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ ऐसा ही होता है। तो बोला मेरी दुकान में 1 किलो यही है। अब तुम परेशान हो कि भैया हम तो पिछली बार किसी और दुकान से लिए थे, 1 किलो बहुत ज्यादा था। अगर केजी डिफाइन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, केओस क्रिएट हो जाएगा। सब लोग अपने हिसाब से केजी नापने लगेंगे। हर व्यक्ति सोचेगा कि ये केजी है, वो केजी है, ये केजी है, सबका वेरिएबल वैल्यू आने लगेगी। तो सबसे पहले किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट डिफाइन करनी होती है कि अरे ये यूनिट है, ये फिक्स है, इसी रेशियो में तुम चीजों को तौलोगे, नापोगे, मेजर करोगे। तो पहला यूनिट पता होनी चाहिए। फिर बेटा मेजरमेंट के समय हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां किस प्रकार की हैं वो पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। फिर गलतियां होने के बाद कई बार वो सुधारी जा सकती हैं और कई बार नहीं सुधारी जा सकती।
अब अगर वो नहीं सुधारी जा सकती तो तुम्हारी वैल्यू में वो दिखना चाहिए, वो एरर होता है। और एरर के बाद जो वैल्यू डिफाइन की जाती है वो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी चीज को मेजर करने का तरीका समझो, यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा, मेजरमेंट के समय जो एरर हो रही है वो देखना पड़ेगा, एरर किस प्रकार की है वो देखना पड़ेगा, और जो फाइनल वैल्यू हम बताते हैं उसको जिन डिजिट्स में लिखा जाता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर है? अब जरा ध्यान से, हम लोग हर यूनिट को तो नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ लेते हैं। अब सर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी यूनिट्स जिसके रेस्पेक्ट में बाकी यूनिट्स को बताया जा सके उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट यूज्ड टू डिफाइन अदर यूनिट, यूज्ड टू डिफाइन अदर यूनिट। अब सर समझ में नहीं आ रहा क्या इसका मतलब? मतलब ये है सर, समझो ध्यान से, मतलब ये है बेटा कि मान लो मेरे पास वेलोसिटी है, कोई बोला वेलोसिटी का यूनिट बताओ, तो हमको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लास 9th में पढ़े होंगे सब लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो जरा बताओ क्या होगा, सोचो ध्यान से। हम लोग सोचते हैं वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका सीधा सा मतलब है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो बेटा इसकी यूनिट हो गई मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका सीधा सा मतलब तुमको समझना चाहिए, तुमको समझ में आ रहा होगा ये बात कि हम लोग वेलोसिटी की यूनिट को मीटर और सेकेंड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट को हम लोग मीटर और सेकेंड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम लोग मीटर और सेकंड को फंडामेंटल यूनिट बोल रहे हैं, क्योंकि तुम चाहो तो वेलोसिटी को यूनिट को मीटर और सेकंड में डिफाइन कर सकते हो। तो यही होती है फंडामेंटल यूनिट। जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करके दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकाला जाए उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ये 7 होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ सबको पता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। ठीक है, मास केजी, टाइम उसकी यूनिट क्या होगी बेटा? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट उसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर। टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर में केल्विन, टेम्परेचर जो हम लोग यूजुअली पढ़ के आते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट नहीं, हम लोग की जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही तो चैप्टर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कहीं से रोशनी कितना तेज आ रही है कितना कम, ये पता करने के लिए हम लोग लुमिनस इंटेंसिटी देखते हैं। और ये होता है बेटा कैंडेला। तो हमारे पास ये 7 डिफरेंट यूनिट्स हैं फंडामेंटल, और ये सातों के बारे में जिसकी डेफिनेशन तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, तो फिजिक्स में एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, सर तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है, वहां तुमको डिटेल में बताएंगे कि इन सब यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है। मेरे लिए अभी इतना काफी है कि तुम बस फंडामेंटल यूनिट जानो और उनकी यूनिट समझो। अब है क्या सर? ये तो ठीक है, हमने फंडामेंटल यूनिट समझ ली, समझ में आया कि हमको इसी के रेस्पेक्ट में मेजर करना है। अब मेजरमेंट के समय हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो किसी भी चीज को मेजर करने का तरीका समझो। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट करने के लिए हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स में गलतियां हो सकती हैं, तो एक्सपेरिमेंट में जो गलतियां हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है प्रिसीजन और दूसरा होता है एक्यूरेसी। तो सर क्या फर्क है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में? प्रिसीजन का मतलब होता है प्रिसाइज होना, बार बार एक ही जगह को हिट करना,
उसको बोलते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी मतलब सही वैल्यू लेके आना, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। बेटा जब कभी भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, ऐसे करके मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। सही है? ये बेटा एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। मान लो इसमें वैल्यू x1 आई, इसमें वैल्यू x2 आई, इसमें वैल्यू x3 आई। सुनते जाना, अगर x1, x2 और x3 सेम है, मतलब सारी वैल्यूज आसपास आ रही, अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, x1 is approximately equal to x2 is approximately equal to x3, अप्रोक्सीमेटली अगर सेम है तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, वो प्रिसाइज है, वो चीज प्रिसाइज है। और अगर x1 या x2 या x3 इनमें से कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है, इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, तो वो एक्यूरेट है। बड़ा सिंपल लॉजिक है सर, समझ में आना चाहिए कि बार बार अगर सेम चीज आ रही तो प्रिसाइज होगा, और बेटा अगर कोई वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर है तो वो एक्यूरेट होगा। अब कहोगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं हमको? क्योंकि सर एग्जाम में आता है सवाल। हम लोग इतने जानते हो जिस स्टेट में हम लोग पहुंच जाते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं। बट यू हैव टू कंप्लीट द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर छोटी छोटी चीजें छोड़ दोगे तो बाद में वो बहुत दिक्कत करेंगी। तो प्रिसीजन सबको समझ में आया? बार बार एक्सपेरिमेंट करके अगर सेम वैल्यूज आ रही है या सेम के आसपास वैल्यू आ रही है तो बेटा वो प्रिसाइज होगा, और अगर उनमें से कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू के आसपास आ गया तो वो एक्यूरेट होगा। चलिए यही लिखा है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब समझो प्रिसाइज और एक्यूरेट, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सब लोग सोचना कि मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg, ठीक, 3 kg कोई वैल्यू है, 3 kg आटा ही ले लो। अब 3 स्टूडेंट हैं, समझना ध्यान से, 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। 3 स्टूडेंट हैं, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए, 1, 2, 3। सुनते जाना प्लीज। मान लो स्टूडेंट 1 ने वैल्यू लेके आई 2.9, स्टूडेंट 1 ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया 2.91, और स्टूडेंट 1 ने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया 2.89। ठीक है? स्टूडेंट 2 इसने एक्सपेरिमेंट किया, पहला एक्सपेरिमेंट किया 3 या ऐसे कर ले 2.9, 3.0 और 3.1। स्टूडेंट 3 3.01, 3.01, 3.0, 2.99। ठीक, अब तुमसे पूछा बताओ कौन सा स्टूडेंट प्रिसाइज है, कौन सा एक्यूरेट है? तो अगर हम लोग सोचें तो स्टूडेंट 1 का जो रिजल्ट है बेटा वो कभी भी रियल वैल्यू के बराबर नहीं आया। तीनों रिजल्ट में उसने कहीं रियल वैल्यू नहीं पाई, क्योंकि रियल वैल्यू तो 3.0 है और उसके एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 2.9, 91, 92 ऐसे आ रहे हैं, 89। ये प्रिसाइज नहीं है, ये सॉरी स्टूडेंट 1 एक्यूरेट नहीं है, तो स्टूडेंट 1 नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है बेटा, लेकिन इसका रिजल्ट प्रिसाइज है। प्रिसाइज कैसे? बार बार सेम ही वैल्यू आ रही या उसके आसपास आ रही। देखो 2.9, 2.91, 2.89, 2.9 के पास ही वैल्यू आ रही, तो ये प्रिसाइज रिजल्ट है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट 2 के बारे में सोचो, 2.9, 3.0, 3.1, अरे रिजल्ट ही अलग अलग आ रहे, तो यानी ये प्रिसाइज तो नहीं होगा, यानी ये प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज। लेकिन बेटा इसके पास एक ऐसी वैल्यू आई जो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर हुई, तो ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट तो कुछ हद तक है ही, ठीक है। लेकिन बच्चा जरा स्टूडेंट 3 देखो, अरे भाई इसने तो गजब किया, तीनों रिजल्ट इसके आसपास हैं और रियल वैल्यू के आसपास हैं, मतलब ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है।
यानी ये क्या है बेटा, प्रेसाइज भी है एज वेल एज एक्यूरेट भी है। सवाल पूछे जाएंगे ये कि कौन प्रिसाइज रिजल्ट है, कौन एक्यूरेट रिजल्ट है। सबको समझ में आ गया? तो बार बार सेम वैल्यू आएगी लेकिन रियल वैल्यू के बराबर नहीं होगा तो वो सिर्फ प्रिसाइज होगा। अगर कभी रियल वैल्यू आ गई लेकिन बार बार सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो वो एक्यूरेट होगा लेकिन प्रिसाइज नहीं होगा। बार बार सेम वैल्यू आ रही है और वो रियल वैल्यू के बराबर भी है तो वो प्रिसाइज भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। अब समझो ध्यान से। अब हमने मेजरमेंट कर लिया, हमने प्रिसीजन सीख लिया, हमने एक्यूरेसी सीख। हमने प्रिसीजन सीख लिया, हमने एक्यूरेसी सीख ली। ठीक, अब बच्चा हम लोग को क्या कर, अब हम लोगों को सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। तो मेजरमेंट करने के बाद, प्रिसीजन एक्यूरेसी लेने के बाद, एवरेज निकालने के बाद सारे रिजल्ट का हम लोग अपने आंसर्स को देते हैं कि इसकी वैल्यू ये है। लेकिन बेटा हमेशा कुछ ना कुछ एरर मौजूद जरूर होती है। तो जब भी हम लोग आंसर देंगे तो हमेशा वहां पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है ये समझो। अगर हमारे पास, एक मिनट, अगर हमारे पास कभी भी, सुनना ध्यान से बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है पहले ये समझ लो। अगर हमारे पास होगा क्या बेटा, किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 2.816 ये मेजरमेंट कर रहे हैं तो बेटा ये श्योर है कि ये जो लास्ट वैल्यू 6 वैल्यू है ये अनसर्टेन होगी। क्यों अनसर्टेन होगी सर? क्योंकि बेटा इसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। अब कहोगे सर इसका रियल एग्जाम्पल कहाँ है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ दिखेगा? दुकान पे चले जाओ, बोलो हमको 5 किलो आटा चाहिए, तो वो 5 किलो का आटा एक इलेक्ट्रॉनिक बेटा बैलेंस आता है, सबने देखा होगा, ऐसे ये प्लेटफॉर्म होता है, अरे आज के जमाने में तो सब देखे होंगे, उसके ऊपर ये ऐसे मीटर लगा रहता है तो यहाँ पे बताता है कि वो कितना केजी है। तो जब तुम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे चीजों को रखोगे तो तुम देखना ऐसे दिखाएगा 1.002, फिर थोड़ी देर बाद 1.004, फिर 1.002। तो वो जो लास्ट डिजिट है ना वो लगातार फ्लक्चुएट करता जाता है तो बेटा उसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। सही है, उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। मतलब वो 1.002 भी हो सकता है, 1.004 भी हो सकता है। सही है, लेकिन ये श्योर है कि ये वाली वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। 1.00 ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो जब कभी भी हम एक्सप्रेस करते हैं रिजल्ट को तो हमेशा बेटा हम लोग टोटल डिजिट बताते हैं जो सर्टेन होता है और उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो टोटल कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करोगे तो सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स दोनों बताने होते हैं, लेकिन हमको पता होता है इनमें से कौन सर्टेन है और कौन सा क्या है बेटा, अनसर्टेन है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब कि हम लोग टोटल डिजिट डिफाइन करेंगे जहां हमको पता होगा कि इतना सर्टेनिटी है और इतना अनसर्टेनिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन कैसे होगी? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, सुनना ध्यान से, वो जो हम सर्टेनिटी से बता सकें कि ये तो होगा ही होगा और इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। तो अगर हम ये सारी चीज बता सकते हैं तो उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा तुमसे पूछेगा क्या, तुमको कोई एक वैल्यू दे देगा और तुमसे बोलेगा बताओ इसमें कौन सिग्निफिकेंट है और कौन सिग्निफिकेंट नहीं है। कैसे डिफाइन करेंगे कि ये डिजिट सिग्निफिकेंट होगा और कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होगा? मतलब ये सर्टेन होगा और कौन सा सर्टेन नहीं होगा। तो सर कैसे बताएंगे, समझते हैं ध्यान से। तो सिग्निफिकेंट डिजिट के कुछ रूल्स हैं, एकदम ध्यान से सुनना रूल्स। सबसे पहला, सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं एक्सेप्ट 0 इन द बिगिनिंग ऑफ नंबर। मतलब सुनना ध्यान से, पहले नॉन जीरो से पहले, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो से पहले जो भी नंबर्स होंगे अगर वो जीरो हैं तो बेटा वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे सर? सर बोल रहे कि 0 0 0 1, ये बेटा इसमें ये जो जीरोस हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। पहले नॉन जीरो आने से पहले
कोई भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसको हम थोड़ा दूसरी तरह लिख ले रहे हैं, जीरो बिफोर एनी नॉन जीरो, जीरो बिफोर एनी नॉन जीरो। पहले नॉन जीरो से पहले कोई भी जीरो अगर है तो बेटा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 0.0008 ये, तो पहले नॉन जीरो से पहले कोई भी जीरो अगर है तो बेटा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 सिग्निफिकेंट। क्लियर है सबको? ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरे रूल पे चलते हैं, सेकंड रूल। अब समझो, कोई भी डिजिट जो नॉन जीरो के बाद होता है, ठीक है, या डेसिमल के बाद होता है, ठीक, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आ रहा, प्रोवाइडेड नॉन जीरो पहले से आ चुका है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। कोई नॉन जीरो आ चुका हो, नॉन जीरो ऑलरेडी देयर, क्योंकि बेटा नॉन जीरो से पहले कोई जीरो आएगा, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद, वो सिग्निफिकेंट नहीं हो। तो अगर नॉन जीरो ऑलरेडी देयर, पहले से नॉन जीरो है, और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो ऑल जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। सारे जीरो डेसिमल के बाद क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल बता रहे, ध्यान से सुनना। लेट इमेजिन कि हमारे पास 0.008 था। तो देखो बेटा, पहला नॉन जीरो ये है, तो उससे पहले जो भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, जो भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि नॉन जीरो से पहले जो भी जीरो आता है वो नॉट सिग्निफिकेंट होता है। तो बेटा ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। कितने डिजिट आएंगे बेटा? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। सही है, लेकिन बेटा अगर आया 1.0004, सही है, तो बेटा नॉन जीरो आ चुका है, ये 4 भी हटा दे रहे, ये नॉन जीरो आ चुका है, और नॉन जीरो के आने के बाद डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यानी यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ठीक, ये बेटा एक एग्जांपल और ले रहे हैं, 2.0 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? खुद बताओ। नॉन जीरो आ चुका है, नॉन जीरो के बाद डेसिमल आया, और डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, क्लियर है? एक बार हम लोग समझ लेते हैं, समझो ध्यान से। पहला रूल क्या है? जीरो बिफोर नॉन जीरो, जीरो बिफोर नॉन जीरो, बेटा ये क्या होगा? नॉट सिग्निफिकेंट। बढ़िया सर। दूसरा रूल क्या है? जीरो आफ्टर डेसिमल, जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट व्हेन, कब बेटा? नॉन जीरो ऑलरेडी देयर, नॉन जीरो ऑलरेडी देयर, पहले से नॉन जीरो होगा तब ऐसा होगा। तीसरा पॉइंट समझो, तीसरा पॉइंट समझो, जीरो बिटवीन, ध्यान देना बेटा, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। एंड नॉन जीरो एंड डेसिमल, नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में और दो नॉन जीरो के बीच में जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल बताते हैं, समझो बेटा। 1002, अब बोलेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ। तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, इन दो नॉन जीरो के बीच में ये दोनों जीरो आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे बेटा। 0.0030, ठीक बेटा, पहला नॉन जीरो ये है, इससे पहले जो भी जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो बेटा पहला सिग्निफिकेंट कौन हुआ? 3,
और अब ये जीरो सिग्निफिकेंट के बाद आ रहा है, ठीक है, नॉन जीरो के बाद आ रहा है। नॉन जीरो के बाद जो भी जीरोस आते हैं वो अगर डेसिमल के बाद हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो बेटा यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए। ठीक, सुनते रहना बच्चा, सुनते रहना। 0.300 सिग्निफिकेंट बताओ। ये वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि नॉन जीरो से पहले कोई भी जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। नॉन जीरो के बाद सारे जीरो सिग्निफिकेंट कब होंगे? सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब वो डेसिमल के बाद हो, या दो नॉन जीरो के बीच में हो, या नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में हो। तो बेटा ये दोनों जीरो डेसिमल के बाद हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3 डिजिट है। सुनते रहिएगा। 300 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। सर ये पहला वाला नॉन जीरो है, सही। क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे? कब कब सिग्निफिकेंट होते हैं? नॉन जीरो के बाद जो जीरो है वो तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब वो डेसिमल के बाद हो, या दो नॉन जीरो के बीच में हो, या नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में हो। जरा ध्यान से देखिए, ये नॉन जीरो है, इसके बाद ये दोनों जीरो ना तो डेसिमल के बाद है, ना तो दो नॉन जीरो के बीच में है, ना तो नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में है। तो यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया। एग्जाम्पल और लेते हैं। 300 डेसिमल ऐसे लिखा रहेगा, तो सर बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? पहला नॉन जीरो आ गया, बढ़िया सर। अब ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो गए कि नहीं? सोचते हैं। ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब वो डेसिमल के बाद हो, दो नॉन जीरो के बीच में हो, या नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में हो। सर ये नॉन जीरो है, ये डेसिमल है, तो नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में है, यानी ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 3 डिजिट हो गया। अब सोचो 300 डेसिमल जीरो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट? ये बेटा ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। इसके बाद के जीरो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब वो डेसिमल के बाद हो, या तो डेसिमल नॉन जीरो के बीच में हो, या तो दो नॉन जीरो के बीच में हो। तो बेटा देखो ध्यान से, ये नॉन जीरो, ये डेसिमल, तो नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हुए। ये वाला जीरो डेसिमल के बाद है तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए बेटा? 1 2 3 4 डिजिट। बढ़िया सर, 4 डिजिट हो। अब समझना है क्या? समझना ये है कि लेट इमेजिन हमारे पास 1.0023 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। पहला नॉन जीरो आ चुका है, ठीक, ये सिग्निफिकेंट होगा। ये जीरो डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो पहले से आ चुका है तो सिग्निफिकेंट होगा। ये जीरो डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो पहले से आ गया है तो सिग्निफिकेंट होगा। ये 2 सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये 3 सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये जीरो डेसिमल के बाद है इस वजह से ये सिग्निफिकेंट होगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 डिजिट सिग्निफिकेंट। सीखते जाइएगा सर सब लोग। 0.01032 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। सर क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन जीरो तो आया ही नहीं। जब तक नॉन जीरो नहीं आएगा तब तक जो भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सर नॉन जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो नहीं आया है सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो आ गया, पहला नॉन जीरो आ गया, बढ़िया सर, पहला नॉन जीरो आ गया, उसके बाद जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट 3 कंडीशन में होंगे। क्या क्या? या तो वो डेसिमल के बाद हो, डेसिमल के बाद है सिग्निफिकेंट है। फिर बेटा ये नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है। ये 2 सिग्निफिकेंट है। कितने डिजिट आ गए सिग्निफिकेंट? 4। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट समझो। काउंटिंग नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स मतलब संतरा खरीदने गए, 10 संतरा चाहिए, 5 सेब चाहिए, 3 केला चाहिए, तो काउंटिंग नंबर्स जो भी होते हैं उनका सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होता है क्योंकि उसमें कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं है, ठीक। तो इनका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? इनफाइनाइट। तो किसी भी चीज को अगर तुम गिन सकते हो, मीजर नहीं गिनती कर सकते हैं, तो बेटा उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं हो, ठीक है।
सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया, सारे रूल्स क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही सब हम रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब समझो ध्यान से, हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट बहुत अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग को समझना है कि कैसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, चीजों को राउंड ऑफ करना सीखते हैं। तो राउंडिंग ऑफ क्या होगा बेटा, राउंडिंग ऑफ मैथ्स में पढ़े होगे कभी जिंदगी में कि डेसिमल्स को, जैसे 1.28 है, तो अगर इसको लोअर नंबर ऑफ डिजिट्स में एक्सप्रेस करना हो, कम डिजिट्स में एक्सप्रेस करना हो, मतलब 2 ही डिजिट में एक्सप्रेस करना हो, तो हम राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल डेसिमल को कम डिजिट्स में एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये बेटा राउंडिंग ऑफ में होगा क्या, समझते जाना। हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ डेसिमल, लास्ट डिजिट ऑफ, हम लोग लास्ट डिजिट देखेंगे किसका, नंबर का, डेसिमल का। अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, तो इंक्रीज 1 इन प्रीवियस डिजिट, पहले डिजिट को 1 अंक बढ़ा देते हैं। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है तो नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट, नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट, प्रीवियस डिजिट में कोई बदलाव नहीं होगा। और बेटा अगर वो वैल्यू 5 के बराबर है लास्ट डिजिट, तब उसकी प्रीवियस डिजिट देखनी पड़ती है। अगर उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू या प्रीवियस डिजिट इवन है तो कोई बदलाव नहीं होगा, और ऑड है तो इंक्रीज 1। अब सर होता क्या है कि इसमें जल्दी समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल्स क्या है, पहला समझो, प्लीज ध्यान दो बेटा। मान लो हमारे पास आया 1.23 और बोला इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करो। तो बेटा लास्ट डिजिट हम लोग देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, जो कि 5 से कम है। 5 से कम है तो बेटा इसको गायब कर दो, और प्रीवियस डिजिट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली अगर इसको 2 डिजिट में एक्सप्रेस करना होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1.2 के। ठीक है बेटा, अगर ये वैल्यू होती 1.28, ये वैल्यू 1.28 होती, तो लास्ट डिजिट देखो 5 से बड़ा है, तो लास्ट डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उसके प्रीवियस डिजिट में 1 बढ़ा देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 1.3 आएगी। सही है बेटा। अगर वैल्यू होती 1.25, सर लास्ट डिजिट 5 के बराबर है, लास्ट डिजिट अगर 5 के बराबर है तो बेटा प्रीवियस डिजिट देखेंगे, अगर वो इवन हुआ तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, अगर वो ऑड हुआ तो 1 बढ़ा देंगे। तो बेटा ये इवन है, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर यही वैल्यू 1.35 होती, 1.35 होती, तो बच्चा तुम ध्यान से देखो, 1.35 होती, लास्ट डिजिट 5 है, प्रीवियस डिजिट ऑड है, अगर ऑड डिजिट है तो 1 बढ़ा देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. क्लियर है सबको? राउंडिंग ऑफ के प्रिंसिपल समझ में आए बेटा? अगर ये नहीं आएगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग आगे कुछ नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? तो बेटा लास्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो 1 इंक्रीमेंट करेंगे प्रीवियस डिजिट में, लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो लास्ट डिजिट 5 से कम है तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो इंक्रीमेंट करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो प्रीवियस डिजिट दिखो, प्रीवियस अगर इवन है तो नहीं बढ़ाएंगे, ऑड है तो बढ़ा देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? बढ़िया। अब हम लोग थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि एक्सप्रेस करो इन सबको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो बेटा हमारे सामने पहला है 8.7, पहला है 8.708791, बोला है बेटा इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो पहले 4 सिग्निफिकेंट चुन लेते हैं, कौन कौन सा 4 सिग्निफिकेंट होगा। 8.7 ठीक है, पहला सिग्निफिकेंट है, 2 3 4, मतलब हमको यहां तक एक्सप्रेस करना बेटा, यहां तक एक्सप्रेस करना है तो इसको हटाना पड़ेगा,
सही है, यहां तक एक्सप्रेस करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। और सर इसको हटाने का तरीका राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है, इसको हटाना है ना, तो ये डिजिट 5 से बड़ा है, दिख रहा है सबको बेटा, 5 से बड़ा है, इसका सीधा सा मतलब है पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सिंपली ये वैल्यू क्या आएगी 8.709, खत्म खेल। जो डिजिट को हटाना है उसको देखो ये 5 से बड़ा है कि नहीं, 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में एक इंक्रीमेंट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.709। क्लियर है। दूसरा सोचते हैं, अब ये क्या होगा बेटा 83, सेकंड वाला देखो, ये है 83 सेकंड 83.693,800 ये है। तो पहले सोचते हैं 83.698,300 कहां तक बेटा, 4 सिग्निफिकेंट, अंडरलाइन कर लेते हैं 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, यानी यहां पे बंद करना है। अब बेटा बंद करना है तो यानी ये डिजिट हटाना पड़ेगा। अब जरा ये डिजिट देखो बेटा, ये क्या है, ये 5 से छोटा है, तो पहले वाले में कुछ भी इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू आ गई 83.69। बढ़िया। तीसरा देखेंगे हम लोग, थर्ड वाला वैल्यू, थर्ड वैल्यू है 103.5681। चलो इसका सोचो बेटा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4, यहां पे बंद करना है, यहां पे बंद करना है, तो जरा बताओ ये क्या है बेटा, देखो 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा 103.6 हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल है। जरा बताओ यहाँ 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, यहाँ पे लॉक करना है, लास्ट डिजिट 3 है, 5 से छोटा है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू क्या आएगी 89.45। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको डेली चैलेंज में मिलेंगे, मेरे ख्याल से राउंड ऑफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसके लिए थोड़ा सा 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं आज की क्लास का, वो है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। जब कभी भी हम दो चीजों को सम करते हैं, 2 डिजिट को सम करते हैं, डिजिट 1 और डिजिट 2, दो नंबर्स को जब सम कर रहे हैं, तो बेटा जो आंसर होगा ना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन लेसर नंबर ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, पहला तो सॉरी, लेस नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट, एडिशन में लेस नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब कभी भी दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो हम लोग लेसर नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स में सम करते हैं। ठीक, अच्छा इसमें है क्या, सोचते हैं जरा ध्यान से। 2.893 इसको हमने जोड़ा 1.2 से, तो अब जोड़ना सबको आएगा, जोड़ लेते हैं बेटा, यहाँ 00, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 8 और 2 10 होता है, ये 4.093 ये आ जाएगा, 4.093 ये आएगा। ठीक, लेकिन ये आंसर इस तरह से नहीं एक्सप्रेस करेंगे, आंसर हमेशा एक्सप्रेस करते हैं लेसर नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट। मतलब बेटा इन दोनों में बताओ, इसके कितने डेसिमल डिजिट है, 3 डिजिट है, और इसके कितने डेसिमल है बेटा, 1 डेसिमल है। तो हमेशा बेटा जो आंसर एक्सप्रेस करेंगे 1 डेसिमल डिजिट में एक्सप्रेस करेंगे। सबको समझ में आया? तो जिन चीजों को जोड़ रहे हो उसके डेसिमल डिजिट देख लो, तो जो आंसर एक्सप्रेस किया जाता है वो लेसर नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल डिजिट में एक्सप्रेस करना है, मतलब बाकी चीजों को हटाना है, तो राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल लगाओगे। यहां तक एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, आंसर क्या होगा बेटा, ये 9 है, दिख रहा है सबको, 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा 4 पॉइंट। सबको क्लियर है, समझ में आया सबको? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स किस तरह से यूज करते हैं। 1-2 सवाल और कर लेते हैं, चलो देखो ध्यान से। हमारे पास मान लो 3.246 और 2.8 को जोड़ रहे, तो जरा बताओ, जोड़ के बताओ जरा, जोड़ेंगे तो होगा जरा, 4 और 6 यहाँ आ गया, बहुत अच्छा, 8 और 2 10, अरे फिर से वहीं 8 और 2 10 0, बेटा 1 चला गया, ये कितना आ गया 5.046। अब जरा बताइए कितने डेसिमल डिजिट में एक्सप्रेस करना है, सबको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ कितने डेसिमल डिजिट है बेटा 3, यहाँ कितने डेसिमल डिजिट है 1, हमको एक्सप्रेस करना है 1 डेसिमल डिजिट में।
तो एक डेसिमल डिजिट में एक्सप्रेस करने का मतलब बेटा यहां तक एक्सप्रेस करना है, इतना ही। तो बेटा लास्ट डिजिट देखो ध्यान से, लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, दिख रहा है सबको? बेटा 5 से छोटा है, इसका सीधा सा मतलब है कि 5 से छोटा है तो हम इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। जो हमारा आंसर होगा वो किसके बराबर होगा? 5.0 के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? देन अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो जब कभी भी हम दो डिजिट 1, नंबर 1 और डिजिट 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज एक्सप्रेस्ड इन lesser number of significant digit, lesser number of significant digit, significant digit। दोनों में फर्क समझ में आया? पहले वाले में क्या था बेटा, जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो आंसर इज एक्सप्रेस्ड इन लेसर नंबर ऑफ डेसिमल्स, लेकिन अब क्या है? लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। दोनों में इतना ही फर्क है, सबको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। लेसर नंबर ऑफ डेसिमल्स और लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो सर, एग्जांपल बताओ, सोचते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। 3.24 मल्टीप्लाइड बाई 8.0, आंसर सोचते हैं बेटा। 8 4 32, 3 16 9 24 25, आंसर आएगा 25.92। लेकिन तुमको एक्सप्रेस करना है लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। सर यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट है, ठीक। और सर यहां कितने सिग्निफिकेंट है? 2 सिग्निफिकेंट है। मतलब आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में एक्सप्रेस करने का तरीका समझो ध्यान से। सर ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, मतलब हमको इतना ही आंसर बताना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल लगाएंगे, राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 25। लेकिन बेटा लास्ट डिजिट देखो 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 26। यानी इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 26। सबको समझ में आ रहा है बच्चा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। अच्छा, सेम सवाल अगर हम लोग करते हैं कि हमारे पास आता है क्या? हमारे पास आता है 8.00 मल्टीप्लाइड बाई 3.24, तो आंसर तो वही आएगा 25.92, ठीक है, 25.92। लेकिन अब जो आंसर एक्सप्रेस करना है ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आंसर एक्सप्रेस करना है किसमें? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो बेटा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट सोचते हैं हम लोग, ये पहला सिग्निफिकेंट, ये दूसरा सिग्निफिकेंट, ये तीसरा सिग्निफिकेंट, यहीं तक एक्सप्रेस करना है। राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल लगाओ, लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखेंगे कितना? 25.9। प्लीज देखो ध्यान से, एक जीरो बदलने पे आंसर कितना चेंज हो गया, ठीक। और सच बता रहे हैं, मोल कंसेप्ट के सवाल कई लोग कर लेते हैं और जब जेईई मेंस में आंसर फिल करते हैं वो इंटीजर टाइप सवाल में, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे और फिर बोलेंगे आंसर मेरा कुछ और आ रहा था, वहां आंसर कुछ और था। तो प्लीज ध्यान रखना कि ये एप्लीकेशंस तुमको पूरे साल काम आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, अलग अलग टॉपिक्स में। सबको क्लियर हुआ? अच्छे से पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है, सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में जानना है। सारी चीजें पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एटॉमिक मास और मोलर मास क्या होता है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है, बाय बाय।